हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग हमारे फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स बीएससी के जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर डीएससी मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के लास्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिस यूनिट नंबर 4 को, जिसका टाइटल है डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक, इससे पहले तक हम लोगों ने 3 यूनिट इस डीएससी के अपने इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कर लिए हैं और उन तीनों यूनिट के पीडीएफ नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से शेयर पहले ही किया जा चुका है। साथ ही साथ हमारे डीएससी वेव एंड ऑप्टिक्स फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है, उसका सिलेबस भी हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने कंप्लीट कर लिया है चारों यूनिट को। फर्स्ट यूनिट वेव एंड कॉस्टिक्स के ऊपर बना हुआ था, दूसरा यूनिट आपके इंटरफेरेंस के ऊपर है, तीसरा यूनिट डिफ्रैक्शन के ऊपर है और चौथा यूनिट पोलराइजेशन के ऊपर है। तो चूंकि पोलराइजेशन में थ्योरेटिकल टॉपिक्स और थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं, इसलिए वो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हुए उसके भी क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये वाला यूनिट जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स 1 पेपर के हमारे टाइटल यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है, और एक विशेष प्रकार के इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले फंक्शन को या एक विशेष प्रकार के फंक्शंस को जिसका यूज बहुत ज्यादा फिजिक्स के फील्ड में होता है, एक टाइप का मैथमेटिकल ही फंक्शन है, उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे एनएपी के सिलेबस में हमको कितना इस चीज को पढ़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन अपने आप में बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और अपने आप में बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सरसाइज को लेके रखता है। लेकिन एनएपी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एनएपी के सिलेबस को बनाने वालों ने हमें कितना सिलेबस इसको पढ़ने के लिए दिया है, उसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेसिफिक किताब आपके पास होगी नहीं। डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड जो भी बुक आप उठाएंगे उसमें वो पूरा किसी में बहुत ज्यादा शॉर्ट दिया रहता है और किसी में बहुत ज्यादा एक्सपैंड फॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी डिराक डेल्टा फंक्शन को एक्सपैंड किया होता है। तो क्या हमारे सिलेबस में वो है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करके क्या उतना आउटपुट पा रहे हैं, इसके लिए सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो क्विकली हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे इस फोर्थ यूनिट में डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी के टाइटल नाम के यूनिट में क्या क्या चीज दिया है, कितना चीजें हमें पढ़ना है और कैसे हम मैक्सिमम स्कोर्स इस यूनिट से कंटेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा यूनिट है। मैथमेटिक्स छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इससे, लेकिन उससे पहले आपको उसके पीछे की जो चाबी है, वो जो क्वेश्चन एक छोटे छोटे ताले के रूप में आपके पास आएगा, उसके पहले की जो चाबी है उसको सीखना पड़ेगा, जो इस डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस नाम से जानी जाएगी। तो सबसे पहले इस यूनिट का हमारा डेफिनेशन पोर्शन क्या है जी, क्या है डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। सबसे पहले आपको जानना है, सीखना है, जानना समझना है कि भाई आखिर ये डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है। ठीक, तो डिराक, फर्मी डिराक जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में, फिजिक्स में फील्ड में, तो वो एक तरह के मैथमेटिशियन थे। फिजिसिस्ट होने के साथ साथ वो मैथमेटिशियन भी थे और उन्होंने इस तरह के फंक्शन को डिराइव किया। आगे और हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन एज अ लिमिट ऑफ गॉसियन फंक्शन, आपको याद आ रहा होगा ये गॉसियन फंक्शन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी वाले यूनिट में गॉसियन फंक्शन के बारे में पढ़ा है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ा। एक होता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हमारा पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग गॉसियन फंक्शन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो उस पर्टिकुलर ई टू द पावर वाले जो फंक्शन का, इंटीग्रेटिंग फंक्शन का जो यूज किए थे, वो भी हमको समझना है। तो यहाँ पे सिलेबस क्या बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन क्या चीज होता है उसका पूरा एस्पेक्ट आपको पता हो। रिप्रेजेंटेशन एज अ लिमिट ऑफ गॉसियन फंक्शन एंड रेक्टेंगुलर फंक्शन, दो टाइप का फंक्शन के आधार पे हमें डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है, एक गॉसियन फंक्शन के लिए और एक रेक्टेंगुलर फंक्शन के लिए। तो ये दोनों ही टॉपिक कि डिराक डेल्टा फंक्शन को गॉसियन फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बनाइए, एक बड़े मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। डिराक डेल्टा फंक्शन को रेक्टेंगुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करिए, एक प्रकार का क्वेश्चन बनता है बड़े मार्क्स का। तो कितने टॉपिक हो गए? डेफिनेशन इज वन टॉपिक, गॉसियन फंक्शन इज सेकंड टॉपिक एंड रेक्टेंगुलर फंक्शन इज थर्ड टॉपिक। ठीक, देन द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए, तब आप बनाएंगे। तो दिस इज अ फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ठीक, और उसके बाद दिया है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिराक डेल्टा फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन।
मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन पे बेस्ड क्या प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो कि मेनली उसकी प्रॉपर्टीज से सॉल्व होता है। तो ये अपने आप में एक टॉपिक हो गया कि हमको मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एप्लीकेशन सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से तो यूनिट छोटा है कहने को, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की डिमांड करेगा आपसे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की डिमांड करेगा। फिजिसिस्ट हैं आप, फिजिक्स लेके पढ़ रहे हैं, तो आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छे से होनी चाहिए कि जो कहा जाए मैथमेटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग वो आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकें। मैथ्स में तो और ज्यादा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, अगर आप और डीप में उसको पढ़ते हैं। फिजिक्स तो एक अपने हद का चीज है। तो फिर यहाँ पर इन चीजों को लेके अपन इस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि भाई आखिर ये डिराक डेल्टा फंक्शन है क्या, इसके पूरे एस्पेक्ट को देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को शुरू करेंगे। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज को शुरू करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर गॉसियन फंक्शन, रेक्टेंगुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, वो धीरे धीरे इस यूनिट में बढ़ते हुए अपन सीखते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि भाई ये डिराक डेल्टा फंक्शन है क्या और किस तरह से इसका हम फिजिक्स के फील्ड में यूज करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, डिराक डेल्टा फंक्शन है क्या। तो डिराक डेल्टा फंक्शन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से, ये जो नोटेशन ऐसा लिखने का होता है, एस को नीचे की ओर थोड़ा बेंड करते हुए जो डेल आप लिखते हैं, डेल्टा बोलते हैं, वही है। तो डेल्टा ऑफ एक्स कहीं पर भी लिखा हुआ आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इट्स टॉकिंग अबाउट द डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डिराक डेल्टा फंक्शन एक बहुत उपयोगी फलन है, वेरी यूजफुल फंक्शन, जिसे 1930 के तौर समय पे पॉल डिराक ने क्वांटम फिजिक्स में अपने मैथमेटिकल सूत्रों को प्रस्तावित करने के समय इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इन द एरा ऑफ 1930 द नेम ऑफ द साइंटिस्ट पॉल डिराक एंड द डेडिकेटेड इज डिराक डेल्टा फंक्शन क्वांटम फिजिक्स के लिए। यह एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि x के शून्य होने पर इसका कोई निश्चित मान्य नहीं होता। मतलब x इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करते हैं तो इसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होता। एक अलग ही तरह का बिहेव करने वाला फंक्शन है। इसका मतलब ये कोई इजी सिंपल टाइप का फंक्शन नहीं है जैसे साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, या एफ एक्स आप कुछ भी डिफाइन कर लीजिए, एक्स क्यूब डिफाइन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर डिफाइन कर लीजिए, पैराबोला डिफाइन कर लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या सरल रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जितने फंक्शन है ये इन सबसे अलग तरीके का है। मतलब ये एक इसको अपन फंक्शन ना कहें बल्कि एक जनरलाइज टाइप का फंक्शन या फिर एक प्रकार का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे डेटा का एक फैलाव है एक तरह से। तो ये इंट्रोडक्शन है। कहाँ कहाँ यूज होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा यूज इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में होता है। जितने मोबाइल टावर सिग्नल प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं उसके सिग्नलों में बहुत सारा साफ उसको पीक देने के लिए, हाइट देने के लिए हम इंटीग्रेटर का यूज करते हैं, जहां पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिजायर क्वांटिटी का सिग्नल बना सकते हैं मैथमेटिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो और कहाँ यूज होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, सुपर कंप्यूटर बनाने में। क्वांटम कंप्यूटर जो बन रहे हैं आजकल मॉडर्न टाइम पे, उस पे इस तरीके से ही कोडिंग होती है इस फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जितना आप पिछले सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने जितना मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लेके पढ़ा, उन सारी चीजों को बहुत जनरलाइज्ड वे में करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इंडक्शन वगैरह जनरेट करने में इसका यूज होता है। ठीक, तो चलिए अभी भी हम उसी टॉपिक में हैं कि भाई आखिर ये डिराक डेल्टा फंक्शन है क्या। क्वेश्चन हमारे माइंड में ये है कि व्हाट इज द डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि कैसा फंक्शन है जो x बराबर 0 जब होता है तो इसका कोई निश्चित मान नहीं होता। ऐसा कौन सा फंक्शन है भाई जो x बराबर 0 रखने से कोई मान ही नहीं देता। ठीक, तो फिर आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए यूनिट लेंथ का कोई और यूनिट ब्रेथ का, मतलब यूनिट लंबाई यूनिट चौड़ाई का एक स्क्वायर वर्ग x अक्ष पर निम्न अनुसार से स्थित है। ये एक्स एक्सिस है मेरा, इस तरफ कोई स्क्वायर इस तरह से इस एक्स एक्सिस पर इस तरह से परिभाषित है, जिसकी लंबाई भी 1 है और चौड़ाई भी आपकी कितनी है, 1 है ना। यहाँ पे देखेंगे ये वाला कि लंबाई भी इसकी 1 है ये वाली, और चौड़ाई भी 1 है। मतलब अगर इसको मूल बिंदु माने तो इस मूल बिंदु के इस तरफ नेगेटिव एक्सिस है तो -0.5 समथिंग ऑफ एरिया, समथिंग ऑफ लेंथ आर इन लेफ्ट हैंड साइड एंड +0.5 इज इन राइट हैंड साइड। तो भाई इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणी चौड़ाई निकलेगा। तो हम अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो वो क्या मिलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ये सिंपल एक तरीका हो गया। अब यदि आप उस वर्ग को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज किया है, बाईलैंग्वेज। भाई एक पैराग्राफ अगर मैं हिंदी वालों को दिमाग में रख के बनाया हूं तो एक पैराग्राफ इंग्लिश के
स्टूडेंट्स के को दिमाग में रखते हुए बनाया हूँ। लेकिन जब मैं वर्णन कर रहा हूँ चीज़ों का, तो उसमें मैं बाइलैंग्वेज दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको खुला माइंड रखने की ज़रूरत है, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएँगी। क्योंकि मूल रूप से ये कंटेंट इंग्लिश में ही अवेलेबल है। हम इसे हिंदी में बनाने के लिए अपने भाषा में इसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मेन डाटा जो बहुत सारे किताबों या बहुत सारे रिसर्च पेपर्स या बहुत सारे बड़े कॉलेजेस के रिसोर्स से अगर हम लोग इसको एक नोट्स जैसा बना रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 90% डेटा हमको इंग्लिश में ही मिलता है। बट आप उसके लिए चिंता मत करिए, आप हिंदी में भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। आपको सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक? सो अगर मैं कहूँ कि अगर अब हम उस स्क्वायर को कंप्रेस करते हैं, इस तरह से कंप्रेस करते हैं कि उसका एरिया ना बदले, उसका एरिया अगर 1 आया था तो 1 ही आना चाहिए। तो फिर क्या होगा, लेंथ को हम कम कर देंगे। मतलब उसका लेंथ जो लंबाई है इस तरह से वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ब्रेड्थ उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एरिया को नहीं बदलना है। तो फिर एक वर्टिकल रेक्टेंगल मिलेगा आपको। देखिए स्क्वायर से आपको क्या मिल जाएगा, शेप बदल जाएगा, क्योंकि एरिया आप नहीं बदल रहे हैं। तो क्या मिलेगा आपको, एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो भाई जो उसका चौड़ाई इस तरफ 50 पॉइंट 50 था, उसको कंप्रेस हम लोग किए तो वो 0.25 हो गया। लेकिन लेंथ भी, चूंकि एरिया को हमको उतना ही बना के रखना है, इसलिए आपका लेंथ बढ़ जाएगा। तो आपको एक रेक्टेंगल जैसा चीज मिल गया। इस कंडीशन में भी आपका क्षेत्रफल उतना ही है, ठीक? इस कंडीशन में भी आपका क्षेत्रफल उतना ही है। कितना है ये? 2.5 टोटल लेंथ इज 0.5 and height is 2, so 2 into 0.5, so it means again you get a area of the this function, this rectangle is 1, तो area is constant। अब यदि हम इस पर्टिकुलर शेप को और कंप्रेस करते हैं, लेकिन हमारे लिए शर्त यह है कि हमारा एरिया जो फंक्शन का वो यूनिट इकाई बना रहे। मतलब यदि हम वर्टिकल रेक्टेंगल को और कंप्रेस करते जाएं, इस प्रकार की क्षेत्रफल कितना बना रहे, 1 ही बना रहे। इस प्रकार कंप्रेशन से ब्रेड्थ बिकम इफेक्टिवली 0। तो क्या चीज कम हो रहा है जी? ब्रेड्थ कम हो रहा है, जो चौड़ाई थी वो कम होती जा रही है। तो आप कंप्रेस करते गए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई जो चौड़ाई है वो इफेक्टिवली लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। और लेंथ बढ़ते जाएगा, बढ़ते लंबाई जो है इंक्रीज हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि लेंथ इज इंक्रीजिंग एंड गोज टू इन्फिनिटी। तो जब ये सिचुएशन आप प्राप्त कर लेते हैं कि एक स्पाइक फंक्शन मिलता है, स्पाइक फंक्शन मतलब एक बहुत तीखा ऊंचाई वाला फंक्शन यदि आपको मिलता है जिसका लेंथ गोज टू इन्फिनिटी एंड ब्रेड्थ गोज टू 0, उस कंडीशन में भी आपका इसका एरिया कितना बना रहता है जी? यूनिटी या 1 बना रहता है। मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, 0 इंटू इन्फिनिटी का मान कितना होता है? 1 होता है ना। 0 इंटू इन्फिनिटी का मान 1 होता है। कैसे 1 होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए लेंथ का मान है कितना जी? इन्फिनिटी, और 0 ब्रेड्थ का मान कितना है जी? 0। तो इसका मान कितना होता है बोल रहा हूं मैं? 1 होता है बोल रहा हूं। तो कैसे 1 होगा जी? अगर ये इन्फिनिटी है तो 0 मतलब क्या? 1 बटा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट गया, कितना आया आंसर? 1 आया। सो दिस इज द जनरलाइज्ड वे ऑफ द मैथमेटिक्स। तो इस कंडीशन में मेरा एरिया अभी भी 1 पे बना हुआ है। तो इस तरह से किसी फंक्शन को डिफाइन करना ही हमारा, जब फंक्शन इस रूप में बन जाता है तब उसको क्या बोलते हैं? डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं, ठीक? तो फिर यही इसका बेसिक डेफिनेशन है। दिस कैन बी कॉल्ड डिराक डेल्टा फंक्शन। अभी और इसके एस्पेक्ट को समझेंगे ना। अभी यहां तक तो आपने एक स्क्वायर वाले कंसेप्ट से समझा, इतना था, कंप्रेस किए तो ये हुआ, और कंप्रेस किए तो ये हुआ। चलिए और इसके पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। मतलब क्या लिखेंगे जी कि आप इस प्रकार से डिराक डेल्टा फंक्शन किसको बोलेंगे? एनी फंक्शन विच इज इंफिनिटी एट द पर्टिकुलर पॉइंट, किसी बिंदु पर वो क्या हो? अनंत हो। इन इट्स डोमेन एंड 0 एवरीवेयर एल्स इज कॉल्ड डिराक डेल्टा फंक्शन। मतलब उसके दिए हुए डोमेन पे, रेंज पे उसका मान अनंत हो, और उस रेंज के बाहर इसका मान सब जगह 0 हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। और इस तरह के फंक्शन का एरिया या कंप्लीट इंटीग्रेशन का मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक? फिर से रिपीट करेंगे फॉर्मूला। इस प्रकार का फंक्शन जो कि पर्टिकुलर दिए हुए पॉइंट डोमेन पर, एक पॉइंट के रेंज डोमेन पर उसका मान हमेशा इंफिनिटी मिलता है,
और उस पॉइंट रेंज के बाहर उसका मान हर बिंदु पर शून्य मिलता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो देखिए जरा और क्या कहेंगे इसको, इस प्रकार डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी, कब, जब एक्स बराबर 0 हो। कहां पर है देखिए जरा आप, यहाँ पर आप इस डायग्राम को कंपेयर करिए। देखिए एक्स बराबर 0 का पॉइंट ये है, वो ये वाली लाइन है, मैक्सिमम है यहाँ पर हाइट। सिमिलरली ये भी एक्स बराबर 0 वाला पॉइंट है ऐसे, और यही कंप्रेस होते होते यहीं पे पहुंच रहा है। ठीक, तो अब एक्स बराबर 0 पर इसका मान कितना है, इन्फिनिटी है। जब ब्रेड्थ 0 है तो लेंथ कितना है, इन्फिनिटी है। तो फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन इज इन्फिनिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, और व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इधर बढ़िए 1 2 3 4, इधर बढ़िए -1 -2 -3 4, वहां पे फंक्शन नहीं है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं जी उसको, यहाँ पे देखिए कि व्हेन डेल्टा x की वैल्यू इन्फिनिटी, जब x इज इक्वल टू 0 है, उस मिडिल पॉइंट पे आप डायग्राम इमेजिन करिए अपने माइंड पे, और 0 जब x का मान 0 नहीं है, मतलब आप उस मिडिल पॉइंट से लेफ्ट या राइट कहीं भी जाइए तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका मान वहां पे क्या होता है, 0। So this is the mathematical definition equation of the Dirac delta function, and always the area is constant and become is unity or 1। ठीक, मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन एक विलक्षण फंक्शन है, एक अलग तरीके का सिंगुलर फंक्शन है, जो कि x इज इक्वल को 0 को छोड़कर हर जगह क्या होता है जी, शून्य होता है। ठीक, एक एग्जाम्पल के लिए x बराबर 0 पर ये इतना बड़ा हो जाता है कि x बराबर 0 बिंदु वाले अंतराल पर फंक्शन का समाकलन 1 के बराबर होता है, या फिर उसका एरिया 1 के बराबर होता है। एरिया को ही इंटीग्रेशन में हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं। मतलब शब्दों में कहने के मतलब को मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स का मान हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कहाँ पे, x बराबर 0 पे। और डेल्टा x का मान या कंप्लीट इंटीग्रेशन का मान 0 मिलेगा कहाँ पे, जब x बराबर नहीं है 0 पे। तो ये भी यही चीज लिखा है इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म। ठीक, तो अब थोड़े थोड़े परिभाषा और इंटीग्रेटिंग टर्म को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक, इस प्रकार ऐसा कोई भी फलन, ये तो हमने उदाहरण लिया था उसका, क्या बोलते हैं, स्क्वायर को लिया, फिर रेक्टेंगल बना बना फिर वो एक स्ट्रेट स्पाइक वाला फंक्शन बना, और कई तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे ट्राइंगल फंक्शन होता है। इस प्रकार ऐसा कोई भी फलन है जिसके लिए उसके वक्र से घिरा क्षेत्रफल अर्थात एरिया अंडर दी कर्व का मान कितना आता है जी, यदि 1 प्राप्त होता है, तो उसके लिए हम डिराक डेल्टा फंक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करिए अपने पिछले यूनिट को। पिछले यूनिट इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी वाले यूनिट में हम लोग जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, या फिर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा होता है कि हर कंडीशन में उसके द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल कितना होता है, इकाई होता है या यूनिट होता है। ये हमने वहां पे सीखा है। आप उसके नोट्स को जाके देखिए, उस क्लास में जाके देखिए, आपको इस चीज को वहां पे बताया गया था। तो इस प्रकार से जो गॉसियन फंक्शन है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे भी हम डिराक डेल्टा फंक्शन के पदों में निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। और अन्य फलन कौन है, जैसे ये ट्राइंगल फंक्शन है, ये एक त्रिभुज है स्टूडेंट, इस तरफ -1 तक गए हैं, इस तरफ +1 तक गए हैं, और हाइट भी कितना है इसका, 1 है। तो इसका इसको अगर इसका भी एरिया 1 है, ठीक, इसका भी एरिया यहाँ पर 1 एरिया का लिया है, यूनिट एरिया का। अब इसको अगर आप कंप्रेस करेंगे, अब इसको अगर आप कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस कर दिया तो यहाँ पे ये 0.5 डिस्टेंस तक हो गया, ये 1 जो था ये 0.5 तक हो गया, और हाइट उसका चूंकि एरिया को 1 रखना है इसलिए बैलेंस करने के लिए 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पर एरिया को 1 ही रखना है, तो फिर और इसको स्पाइक फंक्शन करेंगे, ब्रेड्थ को धीरे धीरे करते जाएंगे, तो किसकी ओर चले जाएगा, 0 की ओर चले जाएगा, और उस हिसाब में लेंथ कहाँ तक चले जाएगा, इन्फिनिटी की ओर चले जाएगा। तो बहुत ज्यादा शार्प सिग्नल, बहुत ज्यादा छोटे सिग्नल जो होते हैं, इस तरह के होते हैं, या बहुत छोटे पल्स जो होते हैं, जो सिग्नल बनेगी, सिग्नल ट्रैकिंग में जो सिग्नल बनेगी, वो बहुत शार्प, बहुत हाइट की, बहुत बारीक बारीक सिग्नल आपको इस तरह के फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन से बनाया जा सकता है। रडार सिग्नल, रेडियो सिग्नल, इलेक्ट्रिक पल्स सिग्नल, जैसे यूज में इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमने यहाँ पे देखा है। अभी अभी आप लोगों को, अगर आप ठीक ठाक जनरल नॉलेज पे या फिर जीके वगैरह पे आपका इंटरेस्ट है, आप थोड़े से वर्ल्ड लेवल जियो पॉलिटिक्स वगैरह की चीजों पे अगर आप बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि इन सारी चीजों में जानकारी रखनी होती है, तो आप लोगों ने एक चीज जाना होगा कि अभी ईरान और अमेरिका के युद्ध के दौरान एक अमेरिकी पायलट जो है, वो ईरान के पहाड़ियों में क्रैश हुआ था उसका विमान।
तो ईरान की पहाड़ियों में वो खो गया था। तो उतने बहुत ज़्यादा ईरान का जो जियोग्राफिकल एरिया अगर आप पढ़ेंगे, कभी अगर आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम वगैरह पढ़ेंगे, तो वर्ल्ड जियोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो ईरान के मध्य या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ का जो स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरफ पहाड़ है, किस तरफ नदियाँ हैं, किस तरफ खाइयाँ, ये सब भी पढ़ेंगे, वो जानेंगे आप। तो ईरान का जो स्ट्रक्चर है, जो इस तरफ है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ है, वहाँ पे वो बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। कई किलोमीटर तक, मतलब 25, 50, 150 किलोमीटर तक अगर ईरान में आपको एंटर करना है उस तरफ से, तो बहुत सारे पहाड़ियों को एंटर करके जाना पड़ेगा। वहाँ पे आबादी नहीं है, वहाँ पे जंगल और पहाड़ी है। जैसे हमारा हिमालय है, वो रूखे पहाड़ी हैं, सूखे वाले पहाड़ी। हमारा हिमालय बर्फीले पहाड़ी हैं। तो उस पर्टिकुलर पहाड़ी वाले इलाके में वो पायलट क्रैश लैंड करते हुए गिर गया था। उसको अमेरिका ने अपने सर्च अभियान से उसको खोज निकाला और उसको सुरक्षित उन्होंने उसकी रेस्क्यू कर ली। तो उसके पीछे एक छोटा साइंस उन्होंने उपयोग किया था, जो कि इस छोटे-छोटे बारीक-बारीक से लेके हाई लेवल के इलेक्ट्रिक पल्स को डिटेक्ट करता है। उन्होंने एक क्वांटम सिग्नल डिटेक्टिंग का एक उपकरण डेवलप किया है, जो कि दिल के धड़कने से जो इलेक्ट्रिक पल्स बनती है। जैसे आप कभी-कभी पेशेंट को देखते हैं कि उसका दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, तो वो जब वो आईसीयू वगैरह में होता है तो जो एक मॉनिटर लगा होता है जो उसके पल्सेस को मेजर करते रहता है। तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस मेजर बनाया हुआ है जो इलेक्ट्रिक पल्स जो बहुत बारीक, बहुत छोटा पल्स, जो एक बार के आपके हार्ट के वाइब्रेशन से एक बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो जिसकी दूरी बहुत कम होती है। तो वो सेंसर जो उतनी छोटी-छोटी इलेक्ट्रिक पल्स को नाप सके, उतने छोटे विद्युत चुंबकीय तरंगों को डिटेक्ट कर सके क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पे, उन्होंने ऐसा एक अपने डिफेंस एरिया में डेवलप किया है। और उस पूरे एरिया पे उस तरह के छोटे-छोटे वेव को उन्होंने फैलाकर उस छोटे से हार्ट पल्स को डिटेक्ट करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति की लोकेशन को लोकेट किया कि वो व्यक्ति इतने घने पहाड़ियों पे जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, वहाँ पर वो कौन से लोकेशन पे हो सकता है, और उस तरह से उसकी लोकेशन को डिटेक्ट करके उसको रेस्क्यू किया गया। तो ये बहुत हाई लेवल के साइंस होते हैं, इस तरह के फंक्शंस जो आप यूज़ करते हैं। जब आगे चल के उसको आप साइंस की फील्ड में सीखते-सीखते आगे चले जाएँगे तो और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो डिफेंस में हम डिराक डेल्टा फंक्शंस का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा आप सिग्नलिंग, रडारिंग सिस्टम बनाने में जो एक जगह दूसरी जगह पे रडार का सिस्टम होता है, उन सब जगह पे स्पाई डिवाइस जितने होते हैं, उन सब जगह पे इस तरह के फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कंप्रेस करते चले गए तो ब्रेड्थ को 0 कर दिया, एकदम छोटा, तो हाइट बहुत स्पाइक लेवल पे फंक्शन की लेवल उड़ चली जाएगी। तो वैसे-वैसे डिवाइस इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, जैसे अभी तक तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो भाई कि dy/dx को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ऐसा कोई फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक? डबल इंटीग्रेशन भी होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तो ये सब अपने आप में डिवाइस है। इन सब का मशीन होता है कि हम किसी चीज़ को एक मशीन में सिग्नल इनपुट करेंगे, तो उसका आउटपुट में डेरिवेटिव फॉर्म मिलेगा मेरे को। उसको डिफरेंशिएटर बोलते हैं, पावर एम्पलीफायर, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में फिजिक्स में ही पढ़ना है आगे चल के आपको। इंटीग्रेटर होता है, इंटीग्रेट करके वो सिग्नल को देता है, एम्पलीफाई करके देता है, तो वो सारी चीज़ें आएँगी, ठीक? तो उसी प्रकार से ये डिराक डेल्टा फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग गॉसियन फंक्शन के तौर पे भी कर सकते हैं। गॉसियन फंक्शन एक तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, समेशन में भी होता है। फिलहाल के लिए ये एक अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। नॉर्मलाइज जब करते हैं तो इसको समेशन लगाते हैं, बस ये कहना। दिखता कैसे है गॉसियन फंक्शन? e टू द पावर समथिंग कुछ रहता है। तो गॉसियन फंक्शन जो पिछले चैप्टर में आप पढ़े हो प्रोबेबिलिटी वाले में, उसका चित्र कैसा होता है जी? ऐसा कुछ बनता है, मैंने बताया था वहां पे आपको। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसका एरिया 1 होता है, ठीक? तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर अब आप कंप्रेस करते हो, तो कंप्रेस करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट इस तरह से बढ़ेगी, तो भाई विड्थ कम होगा। और फिर इसको भी कंप्रेस करते-करते अगर हम लोग इस तरह से कर दें, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो बहुत सारे डेटा को लेके चलता है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलता है, वो कि स्पाइक फंक्शन आपको हाई लेवल पे देगा। तो ये भी डिराक डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक? बारीक से बारीक सिग्नलिंग फंक्शन या स्पाइक फंक्शन, तीखे किनारों वाले फंक्शन इससे बनता है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का ओवरव्यू, एक इमेजिनेशन, कैसा रिप्रेजेंटेशन है, वो हमने यहाँ तक समझने की कोशिश की। परिभाषा को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इस तरह से इंटीग्रेटिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश हमने की, ठीक है? अब चलते हैं आगे हम यहाँ पर कि मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन की, क्या गुण है उसके, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा उपयोग फिजिक्स के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में किया जाता है। ये तो पहले ही हम जान चुके हैं, ठीक? एक चीज और है छोटा सा, कि यहाँ पर जो टर्म है, ये तो हमारा वो हो गया गॉसियन फंक्शन का एग्जांपल, है ना?
और क्या तरीका हो सकता है डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का? और क्या तरीका है, मतलब अगर हम लोग चाहें कि हम x बराबर 0 पर स्पाइक नहीं प्राप्त करना है, हमको किसी और बिंदु पर स्पाइक प्राप्त करना है, समझ रहे हैं कि कोई फंक्शन डेल्टा x इस तरह से है कि जिसका पीक हम x बराबर 0 पर ना चाहते हुए किसी और जगह पर चाहते हैं, किसी और पॉइंट पर। यदि x बराबर 0 पर फलन का स्पाइक ना चाहते हुए किसी और बिंदु पर अगर आप चाहते हो, x बराबर a पर चाहते हो, मान लो x इज इक्वल टू a पर, तब डिराक डेल्टा फंक्शन को हम परिभाषित कर सकते हैं। तब कैसे लिखेंगे उसको? तब डेल्टा फंक्शन को लिखेंगे डेल्टा x माइनस a, अगर वो इस तरह से है, फॉर द पीक टू बी प्रेजेंट एट x इज इक्वल टू a। मतलब यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे आप कि यदि ये मूल बिंदु है आपका, ये वाला लाइन मूल बिंदु है, तो इस तरफ है अगर, तो a की जगह आप क्या हो गया, लगभग -2 डिस्टेंस आप चले गए सपोज एग्जांपल के लिए, तो -2 डिस्टेंस चले गए, तो डिराक डेल्टा फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा x प्लस 2। ये वाला मूल बिंदु पर रहने वाला फंक्शन है जिसको डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिक डिराक डेल्टा फंक्शन है। a बराबर 0 पर डेल्टा x माइनस 0 मतलब डेल्टा x। और यदि फंक्शन आपका राइट हैंड साइड पर कहीं पर स्पाइक प्राप्त कर रहा है, मतलब a इज इक्वल टू समथिंग ऑफ +2 पर, यहाँ पर a बराबर 0 है, यहाँ पे a बराबर -2 है, a बराबर +2 है, यहाँ पर अगर स्पाइक प्राप्त कर रहा है तो डेल्टा इज इक्वल टू x माइनस 2 आप लिखेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन को। मतलब ये जब यहाँ पर था तो डेल्टा x लिखोगे, समथिंग ऑफ डिस्टेंस इधर चला गया तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं जी? डेल्टा x माइनस a लिखते हैं। और ये वाला जो डेल्टा x है, मतलब हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन को, ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया है स्टार्टिंग स्लाइड से, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, तो ये यहाँ पे है। मतलब हम thus we can modify our delta function definition accommodated this useful feature कि डेल्टा x माइनस a का मान इंफिनिटी होगा कहाँ पर? x बराबर a पर, और 0 होगा जब x बराबर a नहीं है, एरिया 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे हम कि देखो x बराबर 2 यहाँ पर है ना, इस डिस्टेंस पर, यहाँ पर, तो x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है? इंफिनिटी है, सीधा हाइट पे जा रहा है, और x बराबर 2 के अलावा हर जगह 0 है फंक्शन। यहाँ पर x बराबर 0 पर वो इंफिनिटी था, यहाँ पर x बराबर -2 पे इंफिनिटी है क्योंकि a का मान है। तो वही चीज हम लोग जनरलाइज्ड वे में बोल रहे हैं कि यदि आप डेल्टा माइनस x लिखते हो फंक्शन को इस तरह से, डेल्टा x माइनस a ऐसा, तो उसका मान इंफिनिटी होगा कहाँ पे? डेल्टा x इज इक्वल टू a पे, और 0 होगा कहाँ पे? x इज नॉट इक्वल टू a पे। ठीक, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, और लेकिन मेन चीज क्या है? एरिया इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब मैं चालू करता हूँ डिराक डेल्टा फंक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को, जिसका प्रूफ भी पेपर में आता है ना, कि बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। इस क्लास में कुछ कवर करूंगा, फिर धीरे से आगे क्लास में इसको कवर करेंगे। तो अभी अब तक हम लोग यहाँ तक अभी सीखे कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है। आई होप आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया होगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि इस डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन बनेंगे ना, एग्जाम में जो इंटीग्रेशन करने वाला डिराक डेल्टा वाला फंक्शन वाला क्वेश्चन आएगा वो प्रॉपर्टीज की सहायता से ही बनता है। तो प्रॉपर्टीज को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि डेल्टा फंक्शन x माइनस ए डिफाइंड है, x माइनस ए डिफाइंड है कहने का मतलब है कहीं पर स्पाइक है, कहां पर? किसी बिंदु पर। ये मूल बिंदु है, तो मान लो यहां तक ए दूरी है, तो इस जगह पर डेल्टा x माइनस ए डिफाइंड है, ऐसा स्पाइक फंक्शन डिफाइंड है। उस पर्टिकुलर डेल्टा फंक्शन के साथ यदि कोई और कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ x का मल्टीप्लाई करते हो आप, तो क्या मान मिलेगा? ये कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर स्पाइक फंक्शन देता है, ये हाइट देता है, उसके साथ एक और कोई सा कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या मिलेगा? तो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका मान मिलेगा f ऑफ a डेल्टा ऑफ x। ये प्रॉपर्टी आपको याद करके चलनी है। ठीक, कैसे समझेंगे उसको? और चूंकि डेल्टा ऑफ x का मान क्या होता है? a बराबर 0 पर 0 होता है, तो f ऑफ, अगर आप a बराबर 0 लेते हैं तो f ऑफ 0 डेल्टा ऑफ x। मतलब यदि किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को किसी पॉइंट के स्पाइक फंक्शन डेल्टा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मान f ऑफ a डेल्टा ऑफ x होता है। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बाद में आएगा तो मैं और इसको रिपीट कराऊंगा, अभी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रेगुलर कंटिन्यूअस फंक्शन, किसी प्रकार के कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, यहां लिखा है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आपके डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ यदि होता है तो उसका जो मान है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट ए, कि फंक्शन का बिंदु ए पर क्या मान था वो, और डेल्टा फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस तरह से मूल डेल्टा फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। शब्दों में ये जो लिखे हैं वही है, ये आगे और क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। ठीक, इसका रीजन समझिए, कैसे रीजन होगा देखिए, अब इसका प्रूफ बता रहा हूं ना मैं,
प्रॉपर्टी ये लिखा है, इसका प्रूफ समझिए। जैसे स्टूडेंट x बराबर a पर यहां पर है डेल्टा फंक्शन, ये वाला x माइनस ए डेल्टा फंक्शन है, यहीं पर कोई f इज इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड है, तो भाई ये f इज इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन ये वाला डिफाइन है आपका fx, और यहाँ पर आपका स्पाइक फंक्शन है। तो कहां पर ये दोनों का प्रोडक्ट परिभाषित है, जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कट पॉइंट पर। तो कट पॉइंट पर f इज इक्वल टू ए ही ना होगा, क्योंकि वो कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है, तो वो बिंदु ए जो है f ऑफ x को संतुष्ट करेगा। तो और यहाँ पे मूल रूप से ये फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, तो f ऑफ x डेल्टा x माइनस ए इज इक्वल टू f ऑफ a डेल्टा x माइनस ए। यदि a का मान 0 है तो ये 0 डेल्टा ऑफ x कहलाएगा मूल रूप से। तो डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि यहीं पर वो पॉइंट मिलेगा जिसका मान f ऑफ a इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन x माइनस ए के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन x माइनस ए भी है और इस बिंदु पर ये fx जो है f ऑफ a के बराबर होगा, तो उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज द वन प्रॉपर्टी जिसका प्रूफ इस रीजन वाले डायग्राम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, ठीक, जिसको बोलेंगे डिटेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डेल्टा फंक्शन। कैसे डिटेक्ट करेगा, तो थोड़ा सा अपना बेसिक इंटीग्रेशन याद करिए। 12th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई कर्व है, उस कर्व और इस एक्स एक्सिस के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल यदि मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा, इस कर्व के इस बिंदु पॉइंट नंबर ए और बी के बीच का मान लो क्षेत्रफल निकालना है, तो पॉइंट नंबर ए और बी के बीच का ये घिरा हुआ एरिया जो है, उस क्षेत्रफल को मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसके बीच इस फलन को इंटीग्रेट करूंगा, इस लिमिट से लेके इस लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, मतलब इस फलन का जो एरिया होगा a से b fx dx होगा। देखिए जरा, a से b fx dx होगा, इस पूरे फलन का एरिया होगा। ठीक, अब यदि मेरे पास यहां पर किसी बिंदु पर, ये वाला डायग्राम देखिए, किसी बिंदु पर यहां a है, तो डेल्टा फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, डेल्टा x माइनस ए डिफाइन होगा, इस तरफ है, मूल बिंदु पर डेल्टा x डिफाइन होता है, इस तरफ है मतलब वो डेल्टा x माइनस ए डिफाइन होगा। और कहां पर है जी, कोई बिंदु मैं ले लिया हूं b1 से लेके b2 तक, और a जो है b1 से b2 के बीच में है, a इज बिलोंगिंग टू b1 टू b2 बिटवीन, तो a जो है b1 और b2 के बीच में है, तो डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल b1 से b2 के बीच में, इस लिमिट से लेके इस लिमिट के बीच में इस डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक प्रॉपर्टी ही है उसकी। और यदि आपका जो a है, ये जो a है ये b1 b2 के रेंज से बाहर चला गया, ये जो बिंदु जो है b1 b2 को बिलोंग अगर नहीं करता है, इस रेंज को बिलोंग नहीं करता है, तो उस रेंज में डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, क्योंकि डेल्टा फंक्शन वही डिफाइंड है जहां पे उसका पॉइंट दिया हुआ है। अगर ये यहाँ पर चले गए हो तो वहां पे तो फंक्शन है ही नहीं, तो फिर इंटीग्रेशन उसका क्या होगा, 0 मिलेगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सामान्य रूप से कि ये देखो, ये अगर b1 b2 ऐसा परिभाषित है, लेकिन फंक्शन यहाँ पे चले गया है, फंक्शन यहाँ पे चले गया है, तो इनके बीच में इंटीग्रेशन में तो फंक्शन है ही नहीं मेरा, डेल्टा फंक्शन तो इस तरफ है भाई। तो a जो है बिलोंग करता है b1 b2 को, ये वाला केस है, और ये वाला है कि a मेरा बिलोंग नहीं करता है b1 b2 वाला केस है, तो उस कंडीशन में फिर मेरा ये मिलेगा मेरे को। तो जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं, जनरलाइज्ड फॉर्म में, जनरलाइज्ड फॉर्म में कि माइनस इंफिनिटी इधर से लेके प्लस इंफिनिटी तक अगर एक सामान्य बड़ा सा रेंज है, उस कंडीशन में डेल्टा x माइनस ए dx का मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब अगर मैं सामान्य रूप से आपसे कहूं कि भैया बताइए डेल्टा x माइनस 3 का मान कितना होता है, तो मैं बोलूंगा 1 होता है। डेल्टा x माइनस 1000 का मान कितना होता है जी, 1 होता है। डेल्टा x माइनस 3 लाख 10 टू द पावर 6 का मान कितना होता है जी, 1 होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ओवर द रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा x माइनस ए dx इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑल द रेंज ऑफ द कर्व इज बिकमिंग यूनिट इंटर बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, क्योंकि उसकी यूनिटी एरिया क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे बाद में, तो उसमें ये प्रॉपर्टी काम आएगी। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। डायग्राम्स आप माइंड में जब इमेजिन करेंगे तो लिंकअप करना बहुत ईजी रहेगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे पहुंचता हूं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन बनाते के समय, है ना। कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि b1 से b2 किसी रेंज के बीच डिराक डेल्टा फंक्शन का कंटिन्यूअस किसी फंक्शन से यदि मल्टीप्लाई होता है तो उसका मान होगा f ऑफ a, फलन का उस पर्टिकुलर डेल्टा फंक्शन के जगह पे मान जब आपका a जो है b1 से b2 के बीच में बिलोंग करता है। जैसे अब मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट ना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2 से लेके 5, ठीक, मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा x माइनस 1
इसका मान ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अब बताइए, ये जो x माइनस वन मतलब x माइनस ए था, ए की जगह कितना है जी, 1 है। तो क्या ये 1 जो है इस 2 और 5 के बीच में है? हाँ है। तो इसका मान क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या है? यस, माई 1 इज बिलोंगिंग टू 2 एंड 5। सो व्हाट्स द आंसर फॉर दिस डेल्टा फंक्शन? क्योंकि अगर a बिलोंग करता है b1 b2 को, तो मेरा डेल्टा फंक्शन की वैल्यू, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a। तो f ऑफ a कहने का मतलब कितना है, f ऑफ x ये है, मतलब a का मान कितना है और 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर मैं कहूं कि इसका ये क्वेश्चन मेरा ऐसा है, ध्यान समझते जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि कहाँ बनाऊं जी, यहाँ बनाता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। 2 से लेके 5 तक मेरा लिमिट है, एक्स स्क्वायर है, डेल्टा फंक्शन x माइनस 3। इसका आंसर बताइए। ये दिस इज इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 5-6 तो देगा आपके पेपर में, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो वहां पे प्रॉपर्टी क्लिक आउट होनी चाहिए। तो भाई क्या पढ़ा आपने प्रॉपर्टी, यहाँ पर a का मान 3 है, तो वो 3 जो है 2 से 5 के बीच में क्या बिलोंग करता है जी, हाँ करता है, 2 से 5 के बीच में तो है कहीं पर। तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तब के कंडीशन में आंसर मेरा f ऑफ a होता है। f ऑफ a होता है मतलब x का स्क्वायर है, मतलब a कौन है, 3, 3 का स्क्वायर है मतलब 3 तिया 9। इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान देंगे, अगर ये क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया गया है कि x प्लस 2 ऐसा है, तो a का मान क्या हुआ, a का मान हो गया -2। और क्या -2 2 और 5 के बीच में है, नहीं है, रेंज मेरा 2 से 5 है। तो क्या -2 2 और 5 के बीच में नहीं है, तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0। यही इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि b1 से b2 fx डेल्टा x a माइनस a dx का मान आपको निकालना है, जिसका मान f ऑफ a होगा, सीधा आंसर। कब, जब आपका वो जो a है, जो डेल्टा फंक्शन का a है, वो किसके बीच में हो, b1 से b2 के बीच में हो। और अगर आपका a b1 से b2 के बीच में नहीं है, तो फंक्शन इस पर्टिकुलर पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर सीधा क्या लिख देंगे आप उस कंडीशन में, 0 लिख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आगे हम लोग को, इसको याद रखना है आपको। प्लीज शुड बी रिमेंबर दैट, ओके। क्या इसका प्रूफ दिया है थोड़ा सा समझने के लिए, ये वाला तो पिछला स्लाइड है जी, जो यहाँ पे आ गया है, तो इसको ध्यान देंगे। वैसे ही है, इससे भी समझ सकते हैं आप। देखिए फंक्शन यहाँ है, तो यहाँ पर x माइनस ए लिखेंगे, पहले है तो x प्लस 2 लिखेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, ठीक है। और इन जनरल फॉर्म में क्या लिख लेंगे उसको, इन जनरल फॉर्म में क्या लिख लेंगे कि एफ एक्स एक्स माइनस ए डी एक्स का मान, अगर इन जनरल फॉर्म में ना, इन जनरल कहने का मतलब है, पहले तो मैं लिमिट ऐसा दिया था, अभी क्वेश्चन बनाया था तो भाई कि 2 से लेके मैं 5 बोल रहा था आपको, और मैं फंक्शन लिख रहा था एक्स एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स लिख सकता हूँ, है ना, ई की पावर एक्स लिख लिया, और डेल्टा ऑफ एक्स माइनस 3 लिख लिया, और dx, इसका मान बताइए बोलूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, e की पावर 3 इसका आंसर है। और e की पावर 3 का न्यूमेरिकल आंसर निकालेंगे, वो आंसर लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे। लेकिन अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं बोलूं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बड़े स्तर पर, तो f ऑफ x माइनस a का मान कहने का मतलब है f ऑफ a, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो रहेगा, जो भी बिंदु लोगे आप, वो कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में तो रहेगा ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब मैं बोल दिया भाई लिमिट आपका -2 से 5 है, -2 से 5 है, और यहाँ पे ले लिया मैं x प्लस 1, तो x प्लस 1 ले लिया, तो a का मान कितना हो गया स्टूडेंट, -1 हो गया। तो क्या -1 -2 से लेके 5 के बीच में नहीं है, है ना, -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो आपका -1 इसके बीच में है कि नहीं है, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, फिर उस कंडीशन में e की पावर -1 आएगा। तो ये फैक्ट अगर आपके माइंड में समझ में आ जाता है, तो इसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े पेज वाले नहीं आएंगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करना है छोटा छोटा डिराक डेल्टा फंक्शन से, बट प्रॉपर्टी इज क्लियर इन योर माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाएंगे आगे हम लोग, आपको ये रिमेंबर करके रखना है, ये वाला भी जनरल फॉर्म का, और मैं इसको भी कहूंगा, इसको भी मेरे को बॉक्स में घेरना था कि ये भी आपको ऐसा, अगर किसी रेंज लिमिट के आधार पे दिया है, तो इसे भी आपको याद करके रखना है स्टूडेंट, ओके। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, फोर्थ प्रॉपर्टी।
ये इसका प्रूफ पूछता है सीधा सीधा। इसे क्वेश्चन तो हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, बट परीक्षा में ना इसको प्रूफ करो भी पूछता है, इसलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका प्रूफ डिटेल है। तो 4 नंबर 5 नंबर में आपको सीधा पूछ देता है कि प्रूफ दी प्रॉपर्टीज, मतलब 3-4 प्रॉपर्टी आपको दे देगा डिराक डेल्टा फंक्शन को, बोलेगा इसको प्रूफ करो। ठीक, तो देखिए यही ये दो प्रॉपर्टी अपने आप में प्रूफ करेगा। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा ए एक्स है, मतलब ये डेल्टा एक्स के जगह फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका मान क्या होगा, उसका मान होता है 1/mod ऑफ ए जो है बाहर निकल जाता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, और एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स का मान एफ ऑफ जीरो होता है स्टूडेंट। एफ एक्स डेल्टा एक्स का मान क्या होता है, एफ ऑफ जीरो होता है। कैसे? क्योंकि x माइनस जीरो लिखा है यहाँ पर। देखिए अभी जस्ट ये पिछला वाली प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पर a के जगह जीरो है तो आंसर क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पे ऊपर वाली प्रॉपर्टी में अगर इसमें अगर a के जगह जीरो है, a के जगह यहाँ जीरो है तो आंसर क्या आएगा, f ऑफ जीरो आएगा ना। तो ये ठीक, तो वही चीज कि अगर क्वेश्चन में f ऑफ x डेल्टा ए एक्स है तो dx का मान 1/mod ऑफ a f ऑफ जीरो आपको मिलता है। कैसा क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन कैसे मिल सकता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स एंड डेल्टा 4x, इसका मान ज्ञात कीजिए, ऐसा आपको क्वेश्चन आया है। मान लो ये क्वेश्चन है, तो मान कैसे निकलेगा, a का मान कितना है 4 है, तो 1/mod ऑफ a मतलब 4, f ऑफ जीरो मतलब साइन जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो होता है। ठीक, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है तो फाइनली कितना हो गया आंसर के आगे जीरो। इसी के जगह यदि कॉस रहता, कॉस एक्स, तो क्या लिखता, कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान 1 होता है तो 1/mod 4, 1/mod 4 कहने का मतलब है 1 प्लस में लूंगा तो 4, माइनस में लूंगा तो -1/4। दिस इज द आंसर फॉर माई इंटीग्रेशन। सो ये प्रॉपर्टी वहां पे यूज करोगे आप, कि इसको याद रखना है कि भाई अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा ए एक्स डी एक्स है तो 1/mod ऑफ a -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, जिसका मान 1/mod ऑफ a, क्योंकि इसका मान तो प्रीवियस प्रॉपर्टी से मिल जा रहा है ना, इसका मान तो ये प्रॉपर्टी आपको बता रहा है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो, अगर मैं x के जगह जीरो रख दूं तो ये एफ ऑफ जीरो मिलेगा, तो ये मिलेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ देखना है, इसका प्रूफ पूछता है पेपर में, कई बार पूछा है। कैसे प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ शुरू करेंगे कहां से, देखिए जरा, बड़ा ही ईजी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा ए ऑफ एक्स डी एक्स। क्या एक्स्ट्रा है जी, ए ऑफ एक्स एक्स्ट्रा था, उसको हम लोगों ने y मान लिया। कुछ भी चीज एक्स्ट्रा रहता है इंटीग्रेशन में, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू y मान लिया। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे दोनों तरफ का, जब भी कुछ मानते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हो, तो a dx इज इक्वल टू dy, मतलब जहां dx लिखा है वहां पे मैं लिख लूंगा dy बटे a, और जहां पर x लिखा है वहां पे मैं लिख लूंगा y बटे a। ये भी ध्यान रखेंगे, जहां पे x लिखा है वहां पे मैं रखूंगा y बटा a। लिमिट को भी चेक कर लेते हैं जी, लिमिट भी चेंज होगा ना कुछ मानते हैं तो यदि जब x धनात्मक है, x यदि पॉजिटिव है, तो अगर x प्लस इन्फिनिटी है तो y भी प्लस इन्फिनिटी रहेगा, यदि x माइनस इन्फिनिटी है तो y भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा। तो उस कंडीशन में लिमिट में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि x ऋणात्मक है, x का मान दो तरीके से बदल सकता है। यदि x नेगेटिव है, तो यदि x नेगेटिव है तो यदि x प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो यदि x यहाँ नेगेटिव है, ध्यान दो, x का मान लो -1 रख दिया, तो y का मान क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक, नेगेटिव के कंडीशन में अगर वैल्यू है तो, और अगर x माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, x का मान यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे लेकिन x अपने आप में नेगेटिव है, तो -2 यहाँ रखोगे तो y नेगेटिव मिलेगा। x का मान यदि माइनस नेगेटिव के इन्फिनिटी के रेंज में कोई भी नंबर है लेकिन x अपने आप में पहले से नेगेटिव था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y आपको क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। तो वैसे कंडीशन में आपका लिमिट बदल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मिलेगा और इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये दो लिमिट हमको मिला। दोनों ही लिमिट के लिए अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को लिखूंगा, इन सारी चीजों को इसमें पुट करते हुए, तो क्या मिलेगा, देखें जरा ध्यान से। तो ये देखिए, अगर a मेरा पॉजिटिव है तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा ए एक्स डी एक्स को मैं लिखूंगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स था, तो x के जगह मैं लिखूंगा y बटे a, क्योंकि मैंने a ऑफ x को क्या माना है स्टूडेंट, y माना है, तो x को तो मैं y बटा a बोलूंगा, ये क्लियर है। और डेल्टा y, क्योंकि डेल्टा ए एक्स था उसी की जगह y माने हो, और dx के जगह हम क्या रखेंगे, 1/a dy। ठीक, dx के जगह यहाँ पे आया है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, ये देखिए dx के जगह ये रखेंगे
और लिमिट ये चेंज होगा। तो ये एक कंडीशन मैंने लिखा कि ये जब पॉजिटिव हो तब ऐसा मिलेगा। यदि आपका ए नेगेटिव है तो लिमिट उल्टा पड़ेगा ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स को आप कैसे लिखोगे, प्लस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई बटे ए डेल्टा वाई वन अपॉन ए डी वाई। ये समीकरण एक हो गया। अब हम लोग इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, यदि मैं इंटीग्रेशन में लिमिट को रिवर्स करना चाहता हूं, ए से बी लिखा है उसको अगर मैं बी से ए लिखना चाहता हूं तो इंटीग्रेशन में एक माइनस साइन ऐड हो जाता है। ये 12th क्लास से आप प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर फॉर चेंज द इंटीग्रेशन लिमिट, यदि मैं इंटीग्रेशन की इस लिमिट को चेंज करना चाहता हूं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जो इन्फिनिटी लिखा है ऐसा बनाना चाहता हूं, जो प्लस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखा था उसको, तो भाई मेरे को एक मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन का, नेगेटिव साइन इसमें आ जाएगा। तो ये समीकरण एक था। इस समीकरण के लिमिट को यदि मैं परिवर्तित करना चाहता हूं तो मेरे इस इक्वेशन में एक तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा इस तरफ। तो फिर मेरा लिमिट पलट गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया एफ ऑफ वाई बटे ए डेल्टा वाई वन अपॉन ए डी वाई, ये तो था। अब इस माइनस को मैं यहां लिख सकता हूं ना, इस ए में ले जाके, तो फिर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई बाई ए डेल्टा ऑफ वाई वन अपॉन माइनस है, यहां लिख लिया हूं, ध्यान देंगे जो माइनस आया था ये वाला उसको यहां लिख लिया डी वाई। तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 है आपका, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है आपका। इक्वेशन 1 और 2 में क्या फर्क है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 अपॉन प्लस ए है और यहाँ पे 1 अपॉन माइनस ए है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मिला के मैं लिखूं या एक रूप में निरूपित करने की कोशिश करूं तो जो फर्क है वो केवल 1 अपॉन ए 1 अपॉन माइनस ए में है। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि मॉड ऐसा टर्म है जो दोनों चीजों को रखता है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, जो समीकरण 1 और 2 मैंने नाम दिया था उसको अगर मैं सिंगल एक्सप्रेशन में लिखना चाहता हूं तो मैं मॉड फंक्शन का उपयोग करूंगा। मतलब मॉड ए कहने का मतलब है मॉड ए का मान ए होगा यदि ए का मान पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, इसका मान माइनस ए होगा यदि ए का मान नेगेटिव है। तो फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स का मान माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई बटे ए डेल्टा वाई वन अपॉन मॉड ऑफ ए डी वाई में लिख लूंगा। जहां दोनों को मिला के लिख लिया ना, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी दोनों रेंज के लिए 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डी वाई लिख लिया। अब ये 1 अपॉन मॉड ऑफ ए जो है इंटीग्रल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल से बाहर निकल जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई बाई ए डेल्टा वाई डी वाई। और जब ये वाला फंक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये वाला तो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ये वाली प्रॉपर्टी कि यदि मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए है तो इसका मान होता है एफ ऑफ ए, है ना। मतलब अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स है, मतलब ए का मान यदि 0 है तो इसका मान क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0। तो मेरे इस वाले इंटीग्रेशन में देखो ना y माइनस 0 है, भाई y के रूप में है फंक्शन, लेकिन डेल्टा y बस तो लिखा है, डेल्टा y बस लिखा है तो ये एफ ऑफ एक्स ये मेरा है। चलो इसको मैं कैपिटल एक्स बोल देता हूँ, y बटा ए को अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कैपिटल एक्स बोल देता हूँ। तो मेरा इंटीग्रल कुछ इस तरीके से लिखा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ कैपिटल एक्स और क्या लिखा है, डेल्टा ऑफ वाई और डी वाई इज है ना। तो भाई यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ 0, एक्स के जगह ही 0, वाई की जगह 0 रखूंगा ना, तो वही लिखा हूँ 0 बटा ए अपनी जगह पर है, 0 बटा ए, और 0 बटे ए कहने का मतलब क्या होता है, 0, एफ ऑफ 0। तो फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एफ ऑफ 0, इट इज योर आउटपुट फॉर द सिग्नल। इस प्रकार डेल्टा एक्स सर्व्स सेम पर्पस एज 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा एक्स। मतलब जो फंक्शन में डेल्टा एक्स आएगा उसका मान 1 अपॉन ए डेल्टा एक्स के बराबर होगा। मतलब डेल्टा 3x लिखने का मतलब है मॉड ऑफ 3 डेल्टा एक्स। डेल्टा 3 आपका x माइनस 1 लिखने का मतलब है 1 अपॉन 3 डेल्टा x माइनस 1। और डेल्टा x माइनस 1 का मान क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉपर्टी वाइज सॉल्व करूंगा तो 1 होगा, अगर 1 के बराबर है तो इन्फिनिटी आएगा, 1 के बराबर नहीं है तो 0 आएगा इस कंडीशन। तो ये क्वेश्चन जब आएंगे आगे मैं सॉल्व करूंगा इस चीज को। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। तो फाइनली हमने क्या आउटपुट प्राप्त किया कि भाई यदि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा ए एक्स डी एक्स है तो उसका मान 1 अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स होता है। मतलब 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एफ ऑफ 0 होता है, जो दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसका प्रूफ इसी तरीके से प्रूफ करने के लिए पूछता है। यदि मेरे इसी समीकरण में एक जगह यदि मैं -1 लेता हूं, याद रखेंगे ये एक और प्रॉपर्टी है,
यदि इसी समीकरण में a की जगह मैं -1 ले लेता हूँ, ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स, ये एक जगह -x हो जाएगा ये वाला, और इस तरफ क्या लिखेंगे 1/mod ऑफ -1 इज इक्वल टू -∞ एफ एक्स डेल्टा एक्स dx। और ये मॉड ऑफ -1 तो +1 ही होगा, मॉड के अंदर माइनस रखो प्लस रखो, आना तो प्लस ही है। तो फाइनली क्या मिलेगा, इस तरफ को बोलोगे डेल्टा एक्स उस वाली प्रॉपर्टी से, इसको क्या बोलोगे डेल्टा ऑफ -x, और इस तरफ क्या बचा है डेल्टा ऑफ x, मतलब डेल्टा ऑफ -x का मान भी डेल्टा x के बराबर होता है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। डेल्टा ऑफ -3 कहने का मतलब है डेल्टा ऑफ 3 ओनली, नॉट एनी काइंड ऑफ चेंज फॉर दैट। ये अपनी एक प्रॉपर्टी है, ये अपनी एक प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसका मान आपको डिटेल प्रूफ में पूछ सकता है, इसके आउटपुट के तौर पे ये प्राप्त हुआ है मेरे। तो आज की क्लास में ये मैंने 4-5 प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस की है, और डिराक डेल्टा फंक्शन का मतलब ये वाली डिटेल वाली प्रॉपर्टी है जो बड़े नंबर में आती है ना, ऐसा प्रूफ करो करके आता है, तो इसको बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे आप, ऐसे ही प्रूफ होगा उसको। तो आज हम लोगों ने जाना स्टूडेंट इस क्लास में कि डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है, किस तरह का फंक्शन है, क्या यूज है उसका, उस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात की हमने। और डिराक डेल्टा फंक्शन अपने आप में एक प्रकार का स्पाइक फंक्शन है, मैथमेटिकल टूल भी है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, बहुत हाई लेवल के छोटे पल्सेस को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर बहुत हाई लेवल के ऊंचे पल्सेस बनाने के लिए, इन सब चीजों का यूज आगे चल के टेक्नोलॉजिकल एरिया में बहुत ज्यादा यूज होता है उस तरह से। तो अब हमारे पेपर वे में इससे क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रल के क्वेश्चन, ये जो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस किया है, ये जो चर्चा की, इस तरह का क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन, तो वहां पे जब आपकी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट आउट हो जा रहेगी ना, तो ये छोटे छोटे इंटीग्रल आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। कि अगर और किसी जो स्टूडेंट को जिसने फिर सिर्फ अभी तक अपने लाइफ में इंटीग्रेशन पढ़ा है, और उसको अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं -∞ से ∞ कि x² + 3 है ना, और इंटू डेल्टा x-4 dx का मान निकालो, तो वो कंफ्यूज है, उसको तो समझ ही नहीं आता ना कि डेल्टा x-4 कहने का मतलब क्या है, ठीक। या फिर आप बोल दीजिए कि 1 से लेके 9 तक, ठीक, x² + 3 x-9 एक फंक्शन लिख दो, फिर लिख दो डेल्टा x माइनस आपको यहाँ लिख लेते हैं 3/4 ऐसा कुछ dx, तो उसको तो लगेगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा कोई सा इंटीग्रेशन है, वो बनाएगा नहीं। तो ऐसे ही से क्वेश्चन आएंगे, उसको हमको इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से बहुत इजी तरीके से बनाना है। ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो हम आइडियल क्वेश्चन देखेंगे जो आते हैं, उन सब चीजों को आगे आने वाले क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग इस इंट्रोडक्टरी क्लास में डिराक डेल्टा फंक्शन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी। आगे अभी और भी प्रॉपर्टी है ना, और भी प्रॉपर्टी है जिसको अपन को देखना है, और इस डिराक डेल्टा फंक्शन को गॉसियन फंक्शन के फॉर्म में भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी देखना है, स्टेप फंक्शन के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर स्टेप फंक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे भी देखना है, और फिर बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस इसको बना के आपके एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, प्रॉपर्टीज की प्रूफ पूछेगा, और प्रॉपर्टीज के ऊपर आधारित इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देगा, और पूछेगा कि आप गॉसियन फंक्शन के आधार पे डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए, या एक रेक्टेंगुलर फंक्शन के आधार पर डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये 3 वैरायटी है क्वेश्चन के जो आपके पेपर में आपको रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। आगे चल के बहुत सारे हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नेट में, स्लेट में, या फिर IITs में एडमिशन के लिए जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है, जेस्ट होता है, उन सब में इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में डिराक डेल्टा फंक्शन के तौर पर। तो आज हमने एक ठीक ठाक लेवल के इस मैथमेटिकल टूल के बारे में अंडरस्टैंडिंग अपने बनाने की कोशिश की है। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।